नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लॉट्स ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने पूरा पाषाण काल के बारे में आपको समझाया होगा। आशा करता हूं कि वो आपको समझ आ गया होगा। आज हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में और जानेंगे कि मध्य पाषाण काल का मानव किस तरह पूरा पाषाण काल से अलग था और उसने आगे चलकर नवपाषाण कालीन संस्कृतियों का मार्ग प्रशस्त किया। तो चलो समझते हैं। मध्य पाषाण काल पाषाण काल का दूसरा और प्रमुख काल माना जाता है। दूसरा प्रमुख काल मध्य पाषाण काल का दूसरा और प्रमुख काल माना जाता है, क्योंकि ये पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। मध्य पाषाण काल। अब आपको समझ आ गया होगा, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का समय मध्य पाषाण काल, इसलिए इसको संक्रमण काल भी कहते हैं। संक्रमण काल, इसको एक्सपेरिमेंटल काल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे कई चीज़ों की शुरुआत हुई जो आगे चलकर नवपाषाण काल में उनके ऊपर पक्की मोहर लगी थी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो शुरू करते हैं हम मध्य पाषाण काल। पहले की तरह हम मध्य पाषाण काल को 3-4 हिस्सों में बांट के देखेंगे, उसके अंदर ही उसको कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले बात आती है समयावधि। पहले नंबर पे आता है समयावधि, दूसरे नंबर पर आता है मुख्य विशेषताएं, तीसरे नंबर पे आता है जीवन यापन, चौथे नंबर पर आता है प्रमुख बदलाव, और ये आखिरी में आ गया अपना प्रमुख स्थल। तो इन 5 टॉपिक में ही अपना मध्य पाषाण काल कवर हो जाएगा। सबसे पहले समयावधि, फिर मुख्य विशेषताएं, जीवन यापन, मुख्य बदलाव और प्रमुख स्थल। समयावधि के में आपको मध्य पाषाण काल की समयावधि लेते हैं हम 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व के लगभग। तो इसकी समयावधि हो गई अपनी लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। तो टाइम पीरियड आपको क्लियर हो गया होगा मध्य पाषाण काल का, 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। अच्छा, अब बात आती है मुख्य विशेषताओं की। मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले मध्य पाषाण काल का मानव पहले के मुकाबले अधिक नुकीले और छोटे औजारों का प्रयोग करता था। तो मध्य पाषाण काल का मानव छोटे प्लस नुकीले हथियारों का प्रयोग करता था। छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करता था, तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम में आ गया अपना शिकार में वृद्धि और छोटे जानवरों का शिकार। मध्य पाषाण काल का मानव छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करता था। इसमें क्या हुआ? शिकार में वृद्धि और छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। इसके जो प्रमुख औजार हथियार थे वो थे ब्लेड, नवचंद्राकार, त्रिकोण और आ गया अपना तीर। ये मध्य पाषाण काल के मानव के प्रमुख औजार थे। जीवन यापन
अब आते हैं अगले पॉइंट में, जीवन यापन। जीवन यापन में हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल के लोग पूरी तरीके से शिकारी और संग्राहक थे अभी भी। तो जीवन यापन के पॉइंट में आ गया अपना शिकारी प्लस संग्राहक। मध्य पाषाण कालीन लोग शिकारी और संग्राहक थे। लेकिन इसमें अब एक नया पॉइंट जुड़ जाएगा, लेकिन करके, लेकिन मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कृषि की शुरुआत के साक्ष्य मिलते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मध्य पाषाण काल में कृषि की शुरुआत के साक्ष्य अंतिम चरण में मिले थे, लेकिन उनकी मोहर लगी थी नवपाषाण काल में, आगे आने वाले काल में। तो इनके आखिरी में कृषि की शुरुआत के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद हमें पशुपालन के साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। तो ये जीवन यापन वाला भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। शुरू में तो शिकारी और संग्राहक थे, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे मध्य पाषाण काल के लोगों ने कृषि की शुरुआत कर दी थी और पशुपालन की भी शुरुआत उन्होंने आखिरी में कर दी थी। पशुपालन में छोटे पशु हो गए, जैसे कुत्ता, बकरी, ये पशु रखते थे। तो जीवन यापन का हो गया है आपका ये क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है, यहाँ पे रख लो इस पॉइंट को। मध्य पाषाण काल तक आते आते हिमयुग का अंत हो गया था और जलवायु शुष्क और गर्म हो गई थी। क्या हो गई थी? जलवायु शुष्क गर्म। अब जलवायु शुष्क और गर्म हो गई थी, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि मैदानी क्षेत्रों का विस्तार हो गया था। तो इसमें इस पॉइंट के साथ आ गया अपना मैदानी भागों का विस्तार। अब मैदानी भागों का विस्तार हो गया था तो इनका फैलाव भी बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हो गया था। तो एक पॉइंट अपना बन गया, फैलाव हो गया था अपना ज़्यादा क्षेत्रों में। तो मध्य पाषाण काल के में जलवायु शुष्क हो गई थी, गर्म हो गई थी। इससे क्या हुआ? मैदानी भागों का विस्तार हो गया और मैदानी भागों का विस्तार होने के कारण इनका फैलाव ज़्यादा हो गया था। तो ये पूरा पाषाण काल के मानव के अपेक्षा एक अधिक विस्तृत भाग में मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियाँ फैली हुई हैं। तो प्रमुख बदलावों में अब अगला पॉइंट आता है अपना प्रमुख बदलाव का। बदलाव क्या? पूरा पाषाण काल के मानव की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में क्या क्या बदलाव आए थे? मध्य पाषाण काल में एक जगह है भीमबेटका। भीमबेटका में हमें चित्रकारी मिली है, चित्रकारी मिली है जो मध्य पाषाण कालीन है। तो इसमें ये बदलाव के रूप में देख सकते हैं हम, भीमबेटका में चित्रकारी मिली है। पहले उससे पहले कोई हमें पूरा पाषाण काल में हमें कोई चित्रकारी नहीं मिली थी। तो मध्य पाषाण काल में हमें चित्रकारी मिली है। एक दूसरा पॉइंट बनता है कि मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाणिक कालिक लगभग सभी बस्तियों में हमें कब्रिस्तान मिले हैं। ये हो गया अपना कब्रिस्तान। ये हो गया अपना दूसरा मेन बदलाव कि मध्य पाषाण काल में हमें लगभग सभी जितनी भी बस्तियों की खुदाई हुई है उनमें हमें कब्रिस्तान मिले हैं, जिनमें शवादान, जिनमें लोगों को दफनाया जाता था, बच्चों को दफनाया जाता था मध्य पाषाण काल में। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि मध्य पाषाण काल की समयावधि 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक है। इसको हम संक्रमण काल के रूप में देखते हैं, क्योंकि पूरा पाषाण काल और मध्य नवपाषाण काल के बीच में आता है मध्य पाषाण काल, और ये संक्रमण काल की इसकी अवधि संज्ञा दी गई है। अच्छा, मुख्य विशेषताओं में क्या होता था? मध्य पाषाण काल के लोग अधिक छोटे
पहले के मुकाबले अधिक छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करते थे। इसमें इन नुकीले हथियारों का प्रयोग करने के कारण इनके शिकार में वृद्धि हो गई थी। छोटे जानवरों का ये शिकार करने लगे थे। इनके प्रमुख औजार ब्लेड, नव, चंद्राकार, तीर, त्रिकोण आदि हैं। अच्छा, जीवन यापन में हम ये वाला पॉइंट है, इसको हम क्लियर हो गए हैं कि मध्य पाषाण काल के लोग अभी भी शिकारी और संग्राहक थे, लेकिन इसके अंतिम चरण में कृषि की शुरुआत हो गई थी, पशुपालन की भी शुरुआत हो गई थी। चूँकि जलवायु शुष्क हो गई थी, इसलिए मैदानी भागों में इनका विस्तार हो गया था और एक बहुत बड़े भागों में ये फैल चुके थे मध्य पाषाण काल के लोग। और प्रमुख बदलाव में आपको भीमबेटका में चित्रकारी देखी गई है, वो मध्य पाषाणकालीन टाइम पीरियड में आती है। और उसके बाद हमें मध्य पाषाणकालीन जितनी भी स्थलों की खुदाई हुई है उसमें हमें कब्रिस्तान मिले हैं। अच्छा, अब बात आती है प्रमुख स्थल की। तो प्रमुख स्थलों में हम देख लेते हैं प्रमुख स्थल। वैसे तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल काफ़ी हैं, लेकिन मेन ही लिखे जाते हैं। जैसे राजस्थान में हो गया बागौर, राजस्थान में बागौर मध्य पाषाणकालीन स्थल है। दूसरा नंबर आ गया एमपी में हो गया आपका भीमबेटका। अच्छा, यूपी में देख लेते हैं हम अपना सराय नाहर। और उसके बाद हो गया अपना गुजरात में है अखज। तो ये मेन 4 स्थान आपको मध्य पाषाण काल के हमने बता दिए हैं। तो अब आपको मध्य पाषाण काल क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल, अब आप पिछली वीडियो को देखोगे तो उसमें पूरा पाषाण काल के बारे में हमने डिटेल से बताया है, और आज हमने मध्य पाषाण काल को बता दिया। मध्य पाषाण काल को हमने 4 से 5 हिस्सों में तोड़ कर दिखा दिया है। इससे क्या होगा, आपको समझने में और लिखने में भी आसानी होगी। एक चीज़ें दूसरी चीज़ से कनेक्ट है, और इनको कनेक्ट करते हुए हम आखिर तक चलेंगे। तो अब इनके अंदर समयावधि, मुख्य विशेषताएं, जीवन यापन, प्रमुख बदलाव और प्रमुख स्थल, ये सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो मध्य पाषाण काल की। तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक नवपाषाण काल को लेके। धन्यवाद।